अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात। ज़ियाबीतिस के साथ कैसे जिएं, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। ये प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की तरफ से लेकर हाजिर होते हैं और डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान 71 जेल रोड लाहौर पे है। और आज हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, डायरेक्टर डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हैं मिस नादिया शेख और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आज के प्रोग्राम का पहला सवाल आप करें। डॉक्टर साहब, शुगर कंट्रोल ना होने की क्या वजूहात हैं? अच्छा, बहुत सारे जो पेशेंट ना हमारे पास जब आते हैं तो दो तरह के पेशेंट होते हैं। एक तो जिनको नई नई डायबिटीज़ होती है और एक होते हैं जो पुराने लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ जिनको चल रही होती है। न्यूली डायग्नोस की तो बात समझ आती है कि जिनको नई नई हुई है, ज़ाहिर है कि उनको पता ही नहीं था, इलाज ही नहीं शुरू किया तो उनकी तो शुगर ख़राब होगी, वो तो हमें उसको कंट्रोल करना होगा। तो अच्छा, तो उस पहले हम सेक्शन में इससे बात करते हैं कि जिनको नई नई शुगर हुई है उनको हम कैसे बताएं कि आपने इसके क्या फ़ायदे हैं शुगर कंट्रोल करने के। दुनिया के अंदर एक ट्रायल हुआ था जिसको इंग्लैंड के अंदर ट्रायल हुआ था, UKPDS के नाम से है। उन्होंने जब ट्रायल किया, उन्होंने वो अफराद लिए डायबिटीज़ के जिन पे ट्रायल किया। उन्होंने दो ग्रुप बनाए और ये दोनों ग्रुप में जो अफराद थे वो न्यूली डायग्नोज थे, यानी जिनको नई नई शुगर हुई थी। उनको उन्होंने उस पर एक को उन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रोल रखा, A1C बड़ा अच्छा कंट्रोल रखा, और दूसरे के अंदर उन्होंने थोड़ा सा लूज़ कंट्रोल रखा, यानी इतना अच्छा कंट्रोल बस नॉर्मल सा 7 से ऊपर A1C रखी, और एक में बड़ी 6.5 और 7 के दरमियान या बहुत अच्छी टाइट कंट्रोल में रखा और अच्छा ट्रीटमेंट दिया। तो जिस ग्रुप के अंदर उन्होंने अच्छा ट्रीटमेंट दिया उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन की शरह यानी पेचीदगियों की शरह बहुत कम थी। यानी ख़ास तौर पे वो पेचीदगियाँ जो छोटी नालियों के मुतालिक हैं खून की, जैसे आँखों के पर्दे की रेटिनोपैथी वो कम हुई उन लोगों के अंदर, और उन लोगों के अंदर न्यूरोपैथी पैरों की नर्व्स की वो कम हुई, और तीसरा उनको गुर्दों के अमराज वो कम हुए। लेकिन जो दिल के मामलात में जो उस हार्ट अटैक के मसले में कोई इतना ख़ास उसमें कोई असरात अच्छे नहीं, ये अच्छे नहीं मतलब कि उसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप ये उन्होंने इससे नतीजा अख़ज़ किया कि 1% अपनी A1C नीचे लाते हैं तो कॉम्प्लिकेशन पेचीदगियों की शरह 36% 34% कम हो जाता है। यानी ये एक उन्होंने इससे नतीजा अख़ज़ किया। अच्छा, इससे भी जो इंटरेस्टिंग बात हुई कि ये ट्रायल तो ख़त्म हो गया कुछ अरसे बाद, उसके बाद उन्होंने उन्हीं अफराद को फॉलोअप में रखा और उन्होंने कोई 15-20 साल बाद उसको जाके फिर फॉलोअप किया। उन्होंने कहा ठीक है, उन लोगों की शुगर तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो हो गई थी जिनमें सख्ती से कंट्रोल किया, लेकिन उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन की शरह नहीं थी, बहुत कम थी। तो उन्होंने ये नतीजा अख़ज़ किया कि इन लोगों के अंदर इनके बॉडी ने इस चीज़ को याद रखा कि हमने शुरू से अगर अच्छा कंट्रोल रखा तो उनको लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ के अंदर कॉम्प्लिकेशन कम हुई। यानी एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। यानी तो इससे हम ये नतीजा क्लिनिकली अपने मरीज़ों को ये बता सकते हैं कि शुगर को जिस दिन आपको डायग्नोज हुई तो पहले दिन से ही अच्छे कंट्रोल की तरफ चले जाएं, तो बाकी मांदा ज़िंदगी के अंदर जो कंट्रोल, इस कंट्रोल की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियों की शरह वो बहुत कम होगी। यानी ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा था जिसको हम मेटाबॉलिक मेमोरी का भी नाम देते हैं। तो ये तो है उन अफराद का जिनको नई नई डायबिटीज़, इनमें कंट्रोल तो ऑब्वियसली हम दवाई देते हैं तो वो कंट्रोल हो जाती है। कुछ लोग होते हैं जिनको पुरानी शुगर है और वो कंट्रोल नहीं होती। अच्छा, इसमें एक बात हमेशा याद रखिए कि जो डायबिटीज़ है वो एक स्टैटिक डिजीज़ नहीं है, यानी कि एक साकन बीमारी नहीं है, प्रोग्रेसिव है। यानी उसके यानी जो आज डायबिटीज़ का स्टेटस है या लेवल है वो कुछ अरसे बाद वो चला जाता है, उसमें हमें तब्दीली करनी पड़ती है इलाज के अंदर। जैसे कुछ लोग कहते हैं जी मैं तो एक गोली खाता हूँ मेरा कंट्रोल है, तो मैं 10 साल से ये खाता जा रहा, हालांकि वो एक धोखा दे रहे होते हैं अपने आप को। तो ये ऐसे मुमकिन नहीं है कि वो एक गोली खाते जा रहे, उनका कंट्रोल अच्छा नहीं है, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ जो आपके जो बीटा सेल है, जो इंसुलिन बनाने वाले सेल हैं, उनकी कारकर्दगी मुतासर होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर डिक्लाइन आता है। तो अच्छा मरीज़ वो होता है कि जो अपने डॉक्टर से राब्ते में रहता है और वक्त के साथ साथ उसके अंदर तब्दीली करता जाता है, बजाय ये नहीं कि एक गोली खा ली और 3 साल बाद वो डॉक्टर के पास चला गया, 4 साल बाद चले गया तो मुझे यही दवाई मैंने खाते चले। तो बहुत सारे ऐसे देखा गया
और मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता हूँ कि जो लोग फॉलोअप लूज़ करते हैं ना, यानी जो 4 साल बाद आ रहे हैं या 5 साल बाद आ रहे हैं, उनके अंदर शुगर का लेवल बहुत ख़राब होता है। बनिस्बत उन अफराद के जो रेगुलर अपने विज़िट करते हैं, उनके अंदर शुगर का लेवल बहुत ही अच्छे कंट्रोल के अंदर होता है। तो सबसे बड़ी एक बुनियादी वजह है कि फॉलोअप का ना होना, और दूसरी बात यह है कि इस फैक्ट को ना समझना कि डायबिटीज़ एक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है, यानी इसके अंदर तब्दीलियाँ आती हैं, तो आपने इस तब्दीली के साथ साथ चलना होता है और अपने इलाज के अंदर आपने जो है वो तब्दीलियाँ करनी होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि लाइफस्टाइल जो है उसका भी कोई रोल है डायबिटीज़ के कंट्रोल में? लाइफस्टाइल को देखें, हम बहुत दफ़ा इस पर बात भी करते हैं। मैं तो जो पेशेंट आते हैं तो मैं तो उनको यही कहता हूँ कि जो डायबिटीज़ के जो कंट्रोल है, अगर आप अच्छा कंट्रोल चाहते हैं तो आप उसकी 3 चीज़ों से अच्छा कंट्रोल आता है। कई दफ़ा चौथी भी ऐड कर देते हैं। 3 चीज़ें कौन सी हैं? एक है आपकी डाइट, और एक्सरसाइज यानी वर्जिश, और तीसरे नंबर पे दवाइयाँ। तो मैंने दवाई का नाम किस नंबर पे बोला? तीसरे नंबर पे बोला। तो जो हमारे, अगर कोई ये मरीज़ तवक्को रखता है कि हम दवाई को पहले नंबर पे रखें और बाकी ठीक है, डाइट एक्सरसाइज मैं कर लेता हूँ और जो है और दवाई एक्सरसाइज की भी खैर है, तो बस डॉक्टर साहब अच्छी सी दवाई लिख दें और मेरा काम चलता रहे। तो वो ऐसे ही है कि आप किसी बंदे का ख़र्च, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 1000 रुपया हो तो तुम आप उसको कहें कि आप ये 300 रुपये में गुजारा करो, वो तंगी में गुजारा करेगा। तो बाकी जो 700 या 70% इलाज है वो नहीं कर रहा, तो वो 30% इलाज के साथ पूरे फ़वाइद उठाना चाहता है, जो बिल्कुल एक नामुमकिनात में से। तो हम डायबिटीज़ सेंटर के अंदर यही प्रमोट करते हैं कि आपका बुनियादी इलाज आपके पास है, तो आपके इलाज का 1/3 हिस्सा आपके डॉक्टर के पास है। तो बाकी जो चीज़ें हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये जिसको हम तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली करना, डाइट और एक्सरसाइज का करना। अच्छा, इसमें एक और जो बात है कि हम बहुत सारे डॉक्टर्स हम में से उनके पास वक्त नहीं होता, वो कहते हैं बस बाबा जी वर्जिश किया करें, वॉक किया करें, बस ये बता दें। वो बाबा बेचारे से वॉक होती नहीं, उसके जोड़ों के मसाइल हैं, उसको पता नहीं हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है, उसके कुछ और मसाइल भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट लिसन टू द पेशेंट, हमें मरीज़ की बात सुननी चाहिए कि वो आप क्या कह रहे हैं। दूसरा, उसका डाइटरी स्टाइल, क्या वो लेता क्या है, ये हम पूछना भूल जाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर भूल जाते हैं कि वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, और उसके खाने पीने के औकात क्या हैं। तो सबसे बुनियादी चीज़ जो मैं डाइट के हवाले से, जब हम बात करते हैं कंट्रोल में, कि डाइट में सबसे पहले आप अपने खाने पीने के औकात के अंदर एक बाकायदगी रखें। एक जो सबसे बड़ी ख़ामी जो हमारी ख़वातीन के अंदर ख़ास तौर पे और बाकी अफराद भी है, कि हम लोग जो ब्रेकफास्ट है वो नहीं करते। अगर करते हैं तो ख़वातीन कहती जी 12 बजे नाश्ता होता है मेरा, तो हम कुदरत के असूल के ख़िलाफ़ चल रहे होते हैं। देखें, जब आप सुबह उठते हैं तो आपके जिस्म का एक बायोलॉजिकल क्लॉक है वो एक्टिव हो जाता है, तो बाकी सारे सिस्टम भी एक एक्टिव में रिदम में आना शुरू होते हैं। अगर आपका बायोलॉजिकल क्लॉक ही जो है वो 12 बजे उठ रहा है, तो उसके साथ आप समझ लें कि आपकी दोपहर कब होगी और आपकी रात कब होगी। और उससे ये फ़ायदा ये होता है, साइंस ने ये साबित किया, जो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं उनका वेट कम बढ़ता है। क्यों? कि नाश्ता जब आप करते हैं टाइम पे करते हैं, यानी सुबह जो नाश्ता करते हैं उस वक्त आपके बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, आपका बॉडी इंसुलिन बना रहा होता है अंदरूनी तौर पे, तो आप उस इंसुलिन का फ़ायदा उठाते हैं और आपका वज़न बढ़ने की तरफ नहीं जाता। जो लोग और आपका मेटाबॉलिज्म ट्रिगर हो जाता है, यानी जैसे आप गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट करते हैं, अगर आप खड़ी रहे आपकी वो 4, 5, 6 दिन आप उसको स्टार्ट न करें, उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी। तो इसी तरह हमारी बैटरियाँ डाउन होती जाती है जो हम खाना लेट, अपना नाश्ता लेट करते चले जाते हैं। तो एक तो ये बात है, और दूसरा है कि हमें रात का खाना बहुत देर से खाने की आदत होती है, और रात का खाना हम लोग हैवी खाते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो शुगर को कंट्रोल, जिसकी वजह से कंट्रोल नहीं होती। उसकी वजह ये है कि रात को जो 2-3 बातें होती हैं। एक तो हम खाना लेट खाया होता है, उसके बाद एक्टिविटी लेवल हमारा 0 हो जाता है, और आम तौर पे लोग ये करते हैं कि नाश्ता भी कर लिया हल्का सा, दोपहर को छुट्टी कर लेते हैं, रात को घर जाके सुकून से
डट के खाना खाएंगे। उससे क्या नुकसान होता है कि एक तो हमारे जिस्म के अंदर जो कोर्टिसोल लेवल है, जो स्टीरॉइड्स बनते हैं अल्लाह की तरफ से, तो उनका लेवल ज़्यादा होता है। हमारा जो लिवर है वो ग्लूकोज को ज़्यादा बना रहा होता है, जिसका ग्लूकोज आउटपुट ग्लूकोज का रात को ज़्यादा होता है, और हम उसके बाद एक्टिविटी लेवल भी ज़ीरो होता है। तो उसका नतीजा क्या होता है, ये तीनों चीज़ें, ये तीनों फैक्टर्स क्या करते हैं कि आपकी सुबह की जो शुगर है फास्टिंग बढ़ा देते हैं। जब आपकी फास्टिंग बढ़ती है तो आपका इसका इम्पैक्ट सारे दिन के कंट्रोल पे भी आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक्सरसाइज की बात की, एक्सरसाइज किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, उसके क्या फ़वाइद होते हैं, किस तरह से वो अपना रोल जो प्ले करती है? देखिए, बल्कि नींद का भी बताइए। नींद भी। अच्छा, जो एक्सरसाइज है ना, देखिए हम जो रिकमेंडेशन ये है कि आप 30 मिनट्स फिज़िकल एक्टिविटी, मैं ये नहीं कह रहा वॉक करें, फिज़िकल एक्टिविटी जो आपको सूट करती है 5 डेज़ वीक, हफ्ते में 5 दिन आप ये करें, और ये बन जाते हैं 150 मिनट के करीब। कोई भी वर्जिश आप जो आपको पसंदीदा है वो करें। कुछ लोग कहते हैं जी हमसे होती नहीं है, तो हम उसको बड़ा अच्छा कहते हैं कि आप शुरू 90 सेकंड से करें, 90 सेकंड की वॉक कर लें। वो कहते हैं ये तो बहुत आसान बात है। तो मसला उसमें हम ये नहीं होता कि उसको 90 सेकंड की वॉक से फौरी तौर पे कोई फ़ायदा होगा। मसला इस को जमूद को तोड़ना है, रुझान बनाना, ये जो इनर्शिया है कि नहीं जाना नहीं करना, उसको तोड़ना है आपने। तो इसको इनर्शिया को कैसे तोड़ा जाएगा, इसमें बिहेवियर चेंज करेगा। बिहेवियर कैसे चेंज हो, आप पार्क में जाएंगे, पार्क में जाके आप 90 सेकंड वॉक करेंगे, आप बैठ तो नहीं जाएंगे। चलो अगर बैठ भी गए बिलफर्ज, तो लोगों को देखेंगे, आपको मोटिवेशन होगी, आप वॉक की तरफ जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं हमसे होती नहीं है, हमारे जोड़ बहुत दर्द करते हैं, हमसे चला नहीं जाता। तो आप नेट पे, गूगल पे या यूट्यूब पे आप सर्च करें कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कमरे में के अंदर बैठ के कर सकते हैं, अपने बेड पे बैठ के कर सकते हैं, और अपनी कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, आप कोई फ़र्श पे लेट के या जो भी आप चटाई बिछा के कर सकते हैं, जो आप एक कमरे के अंदर कर सकते हैं। तो मसला है कि इसको जमूद को तोड़ के फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ आएँ, वर्जिश की तरफ आएँ। और फिर भी अगर हमें वक्त नहीं मिलता, मैं बहुत दफ़ा कहता हूँ पेशेंट को आप स्प्लिट वॉक कर लें। स्प्लिट वॉक ये होती है कि आप हर खाने के आधा घंटा बाद 10 मिनट की चहलकदमी कर लें। उससे जो आपका जो शुगर लेवल बढ़ा होगा खाने के बाद, वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका एलिमेंट का कंट्रोल होना, वर्जिश वाला एलिमेंट बहुत ज़रूरी है। इसमें हम ये नहीं कहते कि आप मैराथन लगाएं या दौड़ें लगानी शुरू कर दें। अगर आप पास कैपेसिटी है, लगा सकते हैं तो वेल एंड गुड। अभी कुछ दिन पिछले हफ्ते पहले एक पेशेंट मेरे पास है, उसका A1C जब वो मेरे पास है तो 14% था। तो मैंने उसको कहा, तो कुछ अरसे बाद दवाइयाँ लिख दी मैंने, तो उसका रिज़ल्ट है 5.7%। तो मैंने कहा ये क्या किया तुमने? कहता है मैंने डॉक्टर साहब मैंने 6 किलोमीटर वॉक की है, और मैंने उसकी फिर दवाइयाँ तकरीबन निस्फ कर दी, और बिल्कुल वो कहता है मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं हर चीज़ को एंजॉय भी करता हूँ, ज़िंदगी को मेरे वापस आ गया हूँ, हर चीज़ खाता पीता भी हूँ, और मेरी शुगर भी कंट्रोल में है। तो इससे मुझे आपको मैं हमेशा यही प्रमोट करता हूँ, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उससे भी जो आपने कंपोनेंट एक पूछा कि नींद का क्या ताल्लुक है, तो नींद के बारे में हम लोग अब ख़ास से लापरवाह हो गए हुए हैं। आप ये देखें कि मेरा नहीं ख्याल कि हम जब दुनिया की जो तरक्की याफ्ता जिनको हम कहते हैं, और हम समझते हैं कि वो बड़े मॉडर्न लोग हैं, तो अगर आप कभी यूरोप में या अमेरिका में जाने का इत्तेफाक हो, तो आपको वहाँ नज़र आएगा कि वीकेंड के मैं बात नहीं कर रहा, वीकेंड जो आप वीक डेज़ के अंदर जो है, आपको वहाँ पे 7-8 बजे सन्नाटा नज़र आता है। लोगों के घरों की लाइट्स बंद होती हैं, और अगर सुबह सुबह उठें, अगर मैं एक दफ़ा एक शहर, यूरोप के एक शहर में था, तो मैंने खिड़की खोली सुबह फजर के बाद, तो सड़कें बिल्कुल ट्रैफिक से बिल्कुल चौक हुई थी, सारे लोग काम पे जा रहे थे, अभी अंधेरा था, अभी सूरज तुलू नहीं हुआ था, तो सारे लोग काम की तरफ जा रहे थे। तो हमारे यहाँ क्या है कि हम 1-2 बजे दुकानें खुलती हैं, उठते हैं, हमारा काम ही वो शुरू होता है, और हमारी नींद के औकात बिल्कुल उलट है। यानी आप किसी के घर, अब पहले किसी मायूब समझा जाता था कि आप 9 या 10 बजे के बाद उसके घर जाएं, अब लोग 1 या 2 बजे उसके घर में विज़िट कर रहे होते हैं, गप्पें लग रही हैं और सोते हैं। तो एक साइंस ये कहती है कि रात की जो नींद है, रात की मैं बात कर, दिन की स्लीप की बात नहीं कर रहे, जो रात की नींद है 7 आवर स्लीप आपको हार्ट अटैक से, आपके दिल की हेल्थ के लिए और आपकी शुगर के लिए कंटिन्यू स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। तो इस नींद पे तवज्जो देने की ज़रूरत है।
मुझे अच्छी तरह याद है हम बचपन में जब हम तो आखिरी चीज़ वो ख़बरनामे के बाद होता था कोई छोटा मोटा प्रोग्राम, उसके बाद अब सारे लोग 8-10 बजे तक सो जाते होते थे। अब तो 10 बजे के बाद तो लाइफ शुरू होती है तो पार्टी शुरू होती है तो इस वजह से जो हमारी डायबिटीज़, जितना हम देर तक जागेंगे, लेट सोएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम जी नमाज़ पढ़ के सुबह सोते हैं। मैंने कहा जब नमाज़ पढ़ ली है तो फजर तो अल्लाह ने इतना बड़ा हमें बड़ी निशानी दिखा दी कि बल्ब उसने जला दिया कि ये आप दिन हो गया, अब आपके काम का आगाज़ है, तो आप अब काम करें, हम सोना शुरू कर देते हैं। तो हमने बेसिकली अपने लाइफस्टाइल को उलट कर दिया है। तो उसका नतीजा इस बीमारी के नतीजे में निकल रहा है। और ख़ास तौर पे हम पाकिस्तानियों ने और कुछ मशरक़ वस्ता के ममालिक में ये बीमारी काफ़ी कामन है। और वही इलाके जो देर से सोते हैं, देर से जाते हैं, वहाँ डायबिटीज़ का भी इंसिडेंस ज़्यादा है। तो ये वजह है कि पाकिस्तान में आप देखें जो डायबिटीज़ की शरह 16 से 19% के दरमियान बताई जाती है। ये कंफर्म डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ को अभी हम निकाल दें तो ये हम अपने लाइफस्टाइल के को बदल नहीं रहे, इसकी वजह से हम बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ ये फरमाइएगा कि जो राइजुल वक्त मुस्तामिल जो हम तर्ज़ ज़िंदगी अपनाए हुए हैं, ये आपने जितनी बातें बताई हैं उनसे मेल खाता है या उनके मुतज़ाद है? ये बिल्कुल मुतज़ाद है। जो हम अगर आप अगर यह कहते हैं कि इस लाइफस्टाइल के साथ जो हम लोग मुस्तामिल है, जो लोग हम आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, इससे तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाए तो बहुत बड़ा एक मौजज़ा है। और क्योंकि मरीज़ों की हमारे पेशेंट्स की तवक्कुआत हैं कि डॉक्टर साहब को अच्छी सी दवाई लिख दें, बस वो मैं खाता जाऊँ और मुझे कुछ ना करना पड़े, मैं अपने आप को तब्दील ना करूँ। मैंने कई मरीज़ों को ये भी कहता हूँ, आप क्लिनिक तब्दील कर लेते हैं, डॉक्टर तब्दील करते रहते हैं, दवाइयाँ तब्दील करते हैं, अपने आप को तब्दील नहीं करते। तो जब आप अपने आप को तब्दील कर लेंगे तो डायबिटीज़ बड़ी अच्छी कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि ये दूसरी वेव कोरोना की आजकल काफ़ी इसका शुरू होगा है, तो इसमें हकीकत क्या है, फसाना क्या है? और एक और ये फरमाइएगा कि जब कोई इसकी वैक्सीन आएंगे तो आएंगे या उसकी क्या इत्तलात हैं असल, तो ये जो लाइफस्टाइल की आपने बात की है, इसका कोई इम्यूनिटी से, क़ुव्वत मुदाफ़ियत से और कोरोना से बचने का भी रोल है? ये 2-4 सवाल मैंने करने। हाँ, उसमें देखें कोरोना की सेकेंड वेव है, ज़ाहिर एक फैक्ट है। ये हमारी कोताहियों की वजह से हम हो गए। देखिए हमारे हमने जो SOPs हैं ख़ास तौर पे काफ़ी उसको वायलेट कर रहे हैं, उसका ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, हजूम इकट्ठे हो रहे हैं, शादियाँ चल रही हैं, पार्टीज चल रही हैं, और बहुत सारे जो हैं कि लोग जो हैं वो इकट्ठे होके प्रोसेशन की है, इसमें रिलीजियस प्रोसेशंस भी आ जाते हैं और जो हमारे जो पॉलिटिकल प्रोसेशंस भी हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। इससे हमें कोरोना का देखें जो एक मरीज़ है वो मरीज़ एक मरीज़ नहीं है, वो कोरोना के जरासीम अगर एक बंदा बाहर गया है तो वो लोग जो घर में चुपचाप बैठे हुए हैं और सेफ बैठे हुए हैं तो उनको वो एक्सपोज़ कर रहा है अपने जरासीमों से, वायरसेस से। तो एक बंदे का इन्वॉल्व होना किसी एक फैमिली में, तो समझे कि फैमिली के जितने मेंबर हैं दे आर एट रिस्क, और ये बहुत बड़ी एक बात है। तो उस पर हमें तवज्जो करनी चाहिए कि इस तरह का अगर है, जितना हम उसको सेफ़ रख सकें, ऐसी चीज़ों को SOPs को फॉलो करें तो बेहतर है, ताकि अपने हम ख़ानदानों को इस कोरोना से बचा सकें। अच्छा, दूसरी जो बात आपका ये है कि इसका इम्यूनिटी हमें वायरस के अगेंस्ट होनी चाहिए। देखिए हमें एक बैलेंस डाइट, जैसे मैंने बात की, नींद का पूरा होना, अच्छी नींद का होना और अपनी प्रॉपर डायबिटीज़ का कंट्रोल होना, ये आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है। उसका नतीजा क्या हुआ कि पिछले जब आपने लॉकडाउन में ऑब्ज़र्व किया होगा, या लोग जो जैसे बच्चों के स्कूल बंद हो गए जी। अच्छा, इसमें एक मज़े की बात है, अब वो कहते हैं जी बच्चे नहीं सोते और बच्चे बड़े ऐसे करते हैं, बच्चे ये कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा हम जब छोटे होते तो हमें वालिदैन थे वो हमें गाइड करते थे, वो हम उनसे जो जैसे वो कहते वैसे करते थे। तो आज हमें बच्चे डिक्टेट करते हैं कि आप ये करें, आप वो करें। एक जगह मैं पढ़ रहा था, शायद बानो कुदसिया ने लिखा था कि हम आजकल वालिदैन का बस नहीं चलता
कि वो बच्चों की जगह ख़ुद स्कूल जाना शुरू कर दें। तो इतनी उनके साथ जो उनसियत या उनको आगे एम्पावर नहीं किया गया। बच्चे आपको डिक्टेट करते हैं, हम बच्चों की ख्वाहिशात पे अमल करते करते उनको बजाय ठीक करने के खुद ख़राब की तरफ होते हैं। तो बच्चे आप एक डिक्टेटिंग पोजीशन में, जिनका तजर्बा नहीं है, जिनको कोई चीज़ नहीं, वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलते हैं। तो उसको हम बजाय कि उनको ट्रेन करें इंसेंसिबली, ख़ुद अपने अच्छे लाइफस्टाइल के साथ हम उनके पीछे चलते हैं। तो ये एक बड़ा अलमिया इस माशरे का। तो जितनी हमारी नींद अच्छी होगी, शुगर अच्छी कंट्रोल होगी, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारा इम्यूनिटी लेवल बेहतर होगा। कोई दुनिया की और कोई दवाई ऐसी आपकी इम्यूनिटी लेवल को बेहतर नहीं करेगी, सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं। और सबसे कि अच्छी बात जो होनी चाहिए, मेंटल ट्रंक्विलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, जो आपके ज़हनी सुकून जो डेफिनेटली आज के जैसे खौफ का एक खौफ व हिरास आपने देखा होगा कि लोगों के अंदर, बहुत लोग लॉकडाउन के अंदर और इस कोरोना के खौफ से डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। उन्होंने बिल्कुल छुप के या तो बैठ गए हैं या ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या जिसको डिनाइल के अंदर चले गए। ये कोई चीज़ नहीं है। अभी भी कई पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, डॉक्टर साहब ये बस ड्रामा है या वाकई कोई फैक्ट है। तो अब लोगों में ये लेवल भी है, तो वो कहते हैं इसको ड्रामा समझते हैं, इसकी यानी ये कोई चीज़ नहीं है। तो ये शायद डिनाइल है बैक ऑफ द माइंड के अंदर। तो बहरहाल एक नफ्सियाती उलझने हम इसके साथ जन्म ले रही हैं। लेकिन सबसे जो बुनियादी बात वही है कि हमें लाइफस्टाइल को बदलने की ज़रूरत है। ये छोटी सी एक आवाज़ है, अगर मेरा ख़्याल है कि नकार खाने में तूती की आवाज़ समझ लें जैसे, तो इसको सुना तो शायद कम नहीं जाए। लीस्ट डिस्कस चीज़ है कि हम अपना लाइफस्टाइल नहीं बदले, हम बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहे हैं कि अपने सोने जागने के हमारे जो है वो टाइमिंग वो ख़त्म हो चुके हैं, खाने पीने की आदतें बिल्कुल इरेटिक हो चुकी हुई हैं। तो ये हम एक तबाही के गड्ढे की तरफ जा रहे हैं। हम शायद पाकिस्तान ने किसी और चीज़ में तरक्की की या नहीं की है, हमने डायबिटीज़ में बहुत तरक्की कर ली है, हम दुनिया में चौथे नंबर की तरफ चले गए हैं। तो अब ये देखें कि दुनिया के अंदर चौथे नंबर पे आना है, मैं इसको हमें अफसोस का मुकाम है या क्या चीज़ है कि हमारे नाज़रीन खुद फैसले। पहले नंबर पे इंडिया है, चाइना है। अब उनकी क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है वो भी है, उस वजह से है, लेकिन हम लोगों ने अपने लाइफस्टाइल से मार खाई है। डॉक्टर साहब वैक्सीन की क्या इत्तलात है? वैक्सीन डेफिनेटली वैक्सीन जो है फ़ेज़ 3 ट्रायल यूके के अंदर कमर्शियल ट्रायल हो गया शुरू, इस 2-3 दिन पहले शुरू हुआ है। कुछ नेगेटिव ख़बरें भी हैं, मतलब जैसे फाइज़र की वैक्सीन के बारे में था कि उनकी वैक्सीन के साथ वैक्सीन जो ले रहे थे ट्रायल के अंदर लोग थे, 2 लोग की डेथ थी। कल की रिपोर्ट थी, FDA की अप्रूव थी, लेकिन वो कहते कॉज ऑफ डेथ और थी, कोई दिल की वजह से या किसी और वजह से हुई, वैक्सीन की वजह से नहीं है। तो लेकिन वैक्सीन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और जो लोग, जब FDA की मीटिंग आज है जिसको वो फाइनल अप्रूवल देंगे, जिसको EU कहते हैं कि जो एमरजेंसी ऑथराइजेशन करेंगे किसी भी को कि इसको वैक्सीन को शुरू कर दिया जाए, तो FDA की अप्रूवल के बाद लोग आएंगे। फिर इसको फिर फ़ेज़ 4 ट्रायल जो होता है कि यानी आप लोगों को देख के पोस्ट मार्केटिंग सर्वे भी होता है कि आप देखते हैं कि जब इसको लॉन्च कर दिया गया फिर उसके बाद क्या साइड इफ़ेक्ट्स आए, वो एडवर्स रिएक्शन क्या हुए, क्या रिपोर्ट आई, हमें कौन से बंदों को क्या प्रॉब्लम आए, तो फिर वो डॉक्यूमेंटेशन और स्ट्रॉन्ग होती जाए। और फिर ये भी जो है ना, कौन सा अगर किसी को कोई और ऑलरेडी प्रॉब्लम है उसको वो सूट भी करती हो तो सारा चेक करके सारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन का हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मेरा ख्याल है कि 2021 हम नई उम्मीदों के साथ मेरा ख्याल हम आगाज़ करेंगे। कोरोना का ट्रीटमेंट होगा या कोरोना शायद हर्ड इम्यूनिटी की वजह से इतना सुकड़ जाएगा तो कोरोना ऐसे हो जाएगा जैसे आम नज़ला ज़ुकाम। तो डॉक्टर साहब नज़ला ज़ुकाम ये जो पीछे सीज़न गया आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या काफ़ी ज़्यादा लोगों को मुतासिर कर रहा था, उसकी वजह से उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो रही थी और उस पर फिर जो है कोरोना भी झपट रहा था? और दूसरा सवाल ये है कि क्या मार्केट में बड़ी उम्र के अफराद के लिए या जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज के लिए या जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत किसी वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, उनके लिए कोई फ्लू के शॉट्स जो हैं उनकी कमी है, कोई इस बार मार्केट में अवेलेबल नहीं है? देखें, जो हम रिकमेंड ये करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट जो ओल्ड ख़ास तौर पे 60+ एज के लोग डायबिटिक पेशेंट हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, यानी स्टीरॉइड्स ले रहे हैं या ऐसी अद्वियात ले रहे हैं जिससे उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है,
तो हम उन लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आप 2 वैक्सीन्स करवाएं, एक वैक्सीन फ्लू की और दूसरी निमोनिया की। बड़ी बदकिस्मती है कि मुझे इसकी पता नहीं इसके पीछे क्या वजह है कि फ़्लू की वैक्सीन कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के अंदर फ्रीली अवेलेबल थी, अब आपको एक शॉट भी नहीं मिलता। मुझे इसकी वजह शायद समझ नहीं है, इसकी क्या वजह है। शायद कोई जो ये कंपनीज इसको इंपोर्ट करती हैं तो उसकी वजह कुछ एक्सप्लेनेशन, मोनोपली भी नहीं है या सप्लाई चेन के अंदर कोई डिफेक्ट है या कोई प्रॉब्लम को। और ये फ़्लू वैक्सीन तकरीबन अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान हम लगवाते हैं हर मरीज़ को जो ऐसे कंडीशन का शिकार हो। तो बदकिस्मती से इस साल मैंने किसी पे बहुत सारे पेशेंट को लिखी तो अतलात यही मिली कि ये अवेलेबल नहीं है। तो मेरे ख़्याल है कि हम हुकूमत से भी करते हैं कि अगर अवेलेबल नहीं है तो ऐसी कंपनीज़ को फैसिलिटेट किया जाए, सप्लाई चेन इसकी बेहतर की जाए। दूसरा जो है नमोनिया की वैक्सीन है। नमोनिया की जो वैक्सीन है वो बड़ी इफ़ेक्टिव है, तकरीबन 23 किस्म की जो जरासीम है उनके कवर करती है। हम ओल्ड एज में रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को कि जो वो लगवाएं, और वो तकरीबन वंस इन अ लाइफ टाइम है, एक दफ़ा लगवा लें तो काफ़ी फ़र्क पड़ा। वो अवेलेबल है, वो लगवाई जा सकती है और इससे हमें एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन से जो खुदा न खास्ता बच सकते हैं। यानी वो लोग जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड हैं, बूढ़े लोग हैं, डायबिटीज़ का शिकार हैं या स्टीरॉइड्स पे भी हैं, या खुदा न खास्ता उनको किडनी डिजीज़ है, कि गुर्दे काम नहीं कर रहे, उनके अंदर भी इम्यूनिटी लो है, तो इनमें हम जो ताकि कभी खुदा न खास्ता बीमार अगर नमूनिया या इन्फेक्शन हो जाए तो वो उससे बच सकें। डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन, आपका बहुत शुक्रिया। मिस नाती, थैंक यू। ख़वातीन व हज़रात, बहुत सैर हासिल गुफ्तगू। डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन ने हमें बहुत सारी चीज़ों पर रहनुमाई फ़राहम की और बताया कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, ख़ास तौर पर डायबिटिक्स के लिए। अपना ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान से। आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।